विश्व के पहले वैज्ञानिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, भारतीय संविधान के निर्माता, बुद्धायन धम्मा ग्रंथा के निर्माता, विश्व के ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाई, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। उपस्थित सभी श्रावक संघ, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का वर्ग का विषय है कि संघर्ष की पृष्ठभूमि। इसके पहले हमने जो विषय लिए थे, पहला विषय था अस्तित्व। अस्तित्व यानी क्या, अस्तित्व किसे कहते हैं, उसके बारे में बताया गया था। दूसरा जो है अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष, इस बारे में बताया था। संघर्ष में शत्रु दो प्रकार के होते हैं, ये बताए थे। जो शत्रु हमें बाधाएं निर्माण करते हैं, एक आंतरिक बाधाएं, आंतरिक शत्रु, दूसरा बाहर का शत्रु जो एक्सटर्नल, जो आउटर हमें तकलीफ देता है, परेशान करते हैं। दो शत्रु के बारे में बताएं। फिर उसके बाद आज का विषय संघर्ष की पृष्ठभूमि, यानी हमने इसके पहले देखा है कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने विकास के लिए बिना संघर्ष किए किसी का भी विकास नहीं होता है। ये थ्योरी ऑफ क्या है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की एक थ्योरी है, उसमें जीवन विकास का सिद्धांत कहते हैं। उसमें ये कहा गया है कि हर एक जीव जंतु को, हर एक प्राणी को अपना विकास करने के लिए संघर्ष करना पड़ता, बहुत जरूरी है। तो वो संघर्ष की पृष्ठभूमि भी है, उस पृष्ठभूमि के बारे में आज आपके सामने बता रहे हैं। इस संघर्ष में जो कमजोर रहेगा वो हार जाएगा या खत्म हो जाएगा, और जो इस संघर्ष में जीवित रहने का जो संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसमें ओनली ही विल बी सर्वाइवल हु इज फिटेस्ट। जो सबसे शक्तिशाली है, हु आर इज फिटेस्ट, ओनली ही विल बी सर्वाइवल, बराबर, तो वो जीवित रह सकता है। तो ये ख्याल में रखो। एक बहुत बड़ी बात आपके सामने पढ़ाई गई है कि ओनली फिटेस्ट इन द संघर्ष, इन द स्ट्रगल, बराबर है। तो जो एक बात ख्याल में रखो कि अपना जो जीवन है, अपना जो जीवन है, जीवन में संघर्ष है। बचपन से जैसे कमल का फूल निकलता है, कैसे निकलता है वो? हाँ, तो कीचड़ से कमल का फूल निकलता है। जो बीज होता है, कमल के फूल का बीज कहाँ होता है? कीचड़ में होता है। जब कीचड़ में होता है बीज, तो बीज को कीचड़ में जो भी जीव जंतु है वो उसको जीने देंगे क्या? उसको वो जीना नहीं चाहिए, इसलिए उसके जीवन में बाधाएं निर्माण होते जाएंगी।
जीवन में बाधाएं निर्माण होते जाएंगी, लेकिन उतनी बाधाएं सारे स्ट्रगल करते करते जब उसमें से वो जीत जाता है, वही पानी के बाहर निकलता है। जो हार जाता है वो पानी के अंदर ही रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो पानी के ऊपर आने के बाद में भी ही इज नॉट सेफ्टी, ही इज नॉट सेफ्टी, क्योंकि कोई भी अगर आकर्षण दिखता है तो कोई भी आके उसको तोड़ भी सकता है। ऊपर आने के बाद में भी उसको सुरक्षित नहीं है, उसको जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य को जब गर्भ में रहता है मनुष्य का बीज, तो गर्भ में भी उसको कई प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। माँ को तकलीफ होती है, बच्चों को पालना पड़ता है, उसको पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, उसको आराम की आवश्यकता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ये सब बातें करते करते अगर वो उसमें से सुरक्षित रहा तो फिर बच्चा बनकर बाहर आएगा, एक चाइल्ड के रूप में बाहर आएगा। बाहर आने के बाद में भी जो बाहर का वातावरण है, आउटर जिसको शत्रु बोलते हैं, बाहर के जो वातावरण है उससे उसको संघर्ष पड़, कई प्रकार की बीमारी है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही पोलियो पिलाया जाता है। जैसा बच्चा पैदा हो गया उसके दूसरे या तीसरे दिन से ही उसको पोलियो पिलाया जाता है। पोलियो क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि पोलियो बीमारी का जो अटैक हो सकता है, अटैक नहीं होना चाहिए, उसको अटैक नहीं होना चाहिए, इसलिए पोलियो को डोज, पोलियो ट्रिपल DT वगैरह जो है, ट्रिपल इंजेक्शन, टाइफाइड, उसको ये सारे इंजेक्शन उसको लगाए जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर करके। तो उसको जब बड़ा होता है फिर उसको दवा पानी इंजेक्शन, आदमी गर्भ में रहता तब से उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आखिरी जीवन जीते तक, मरते तक भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी तो हिंदू धर्म के अनुसार मरने के बाद में भी उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इतना आदमी के जीवन में इतना सारा स्ट्रगल है, आदमी के जीवन में इतना सारा स्ट्रगल है। इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में जो भी फिट बैठेगा, स्ट्रगल में टिकेगा, वही आगे बढ़ेगा। जो संघर्ष में टिकेगा नहीं वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये बात हमको भी मालूम है और ये बात दुश्मन को भी मालूम है। ये बात हमको भी मालूम है और ये बात हमारे दुश्मन को भी मालूम है। दुश्मन ने भी हमारे द बुद्धा एंड धम्मा ग्रंथ पढ़ा, दुश्मन ने भी बुद्धा एंड धम्मा ग्रंथ पढ़ा, इसलिए दुश्मन को भी ये मालूम है और हमको भी मालूम है। तो दुश्मन क्या कर रहा है, हमारा दुश्मन क्या कर रहा है? दोनों की भी चाल है, अपनी चाल नहीं, लेकिन दुश्मन की चाल है। दुश्मन की चाल क्या है इसमें? हाँ, पहला जो है ना, हमें कमजोर करने का, बिल्कुल कमजोर करना। और सेकंड है ये हमें दुश्मन की चाल हमें समझने को होना, क्योंकि ये बुद्धा एंड धम्मा ग्रंथ हमारे दुश्मन के पास में भी है और दुश्मन हमेशा अपने से ज्यादा और धम्म ग्रंथ पढ़ता है और वो दोनों तरह से चाल चलता है।
दुश्मन की चाल क्या है? हम उनके दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। वो दुश्मन क्या चाहता है? जितने भी आम्बेडकरवादी है पूरे दुनिया में, जितने भी आम्बेडकरवादी है वो दुश्मन जैसा है, आम्बेडकरवादी को दुश्मन समझते हैं। इसलिए कौन समझते हैं? आम्बेडकरवाद के जो दुश्मन है, आम्बेडकरवाद के जो दुश्मन है वो आम्बेडकरवादी को दुश्मन समझते हैं। भारत में भी दुश्मन समझते हैं और बाहर कंट्री में भी दुश्मन समझते हैं। तो हमारे दुश्मन क्या करेंगे? क्योंकि उनको मालूम है जो फिटेस्ट है, वो स्ट्रांग है, जो शक्तिशाली है, ये संघर्ष में टिकेगा। उनको उसने समझ लिया, उसने समझ लिया कि जो शक्तिशाली है वो ही टिकेगा और जो कमजोर है वो टिक नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? हमें कमजोर करेगा और अपने को स्ट्रांग बनाए। तो उसने क्या क्या हमें कमजोर बनाने के लिए हमें अछूत बनाया। दुश्मन ने हमें कमजोर बनाने के लिए क्या किया? हम स्ट्रगल में आगे न बढ़े, हम उनको टक्कर न दे, हम ऐसे ही पीट जाए, इसलिए उन्होंने हमें कमजोर बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था स्थापित की। वर्ण व्यवस्था में उसने खुद को ऊपर बनाया। जो वर्ण व्यवस्था है तो उसमें उसने खुद को ऊपर बनाया, हमारा दुश्मन। दुश्मन ने खुद को ऊपर बनाया और हमको सबसे नीचे बना दिया। ये ऊपर हो गया ये। तो ऊपर वाले को सभी अधिकार दे दिए और नीचे वाले को कुछ भी अधिकारहीन। क्यों? कि उसको मालूम है कि स्ट्रगल है, स्ट्रगल में इनको कमजोर बनाए बगैर हम टिक नहीं पाएंगे। अगर हम लोगों को कमजोर नहीं बनाएंगे तो हमारा दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। हमारा दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं पाएगा क्योंकि आम्बेडकरवादी जो समाज है, आम्बेडकरवादी, वो हिम्मतवान है, शौर्यवान है, लड़ने वाली जमात है, संघर्ष करने वाली जमात है। ये किसी को डरने वाली जमात नहीं है। उसको मारा जाता है, हराया जाता है, तो षड्यंत्र के तहत ऐसे डायरेक्ट उसको नहीं हराया जाता। उनको मालूम है कि ये लोग ऐसे हैं कि उनको डायरेक्ट हम पराजित नहीं कर सकते, इसलिए उनको पराजित करना है तो हम षड्यंत्र के तहत उनको पराजित करेंगे। तो उन्होंने पराजित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया और षड्यंत्र के तहत हमें एकदम सबसे नीचे बना दिए, हमें एकदम अछूत बना दिए। नहीं तो हम बुद्धिज्म में क्या थे? बुद्धिज्म में हम राजा थे। बुद्धिज्म में हम सबसे फाइट करने वाले लोग थे। हमारे पास सभी चीजों की समृद्धि थी, हम समृद्ध लोग थे, सभी हमारे पास सब कुछ था। तो ये लोग कमजोर हो गए थे उस समय, हमारे दुश्मन कमजोर हो गए थे और हम बुद्धिस्ट लोग स्ट्रांग थे। तो इन्होंने इस तरह से ये किया, प्लानिंग किया, षड्यंत्र किया, इस तरह की नीति बनाई कि जो स्ट्रांग थे, हम लोग बुद्धिस्ट स्ट्रांग थे, तो हमको कमजोर बना करके नीचे रख दिया वर्ण व्यवस्था में और खुद को उन्होंने ऊपर रह के हमेशा के लिए स्ट्रांग बना दिया। ये चाल चली। तो दोनों ने भी, उन्होंने खुद को शक्तिशाली बनाया और हमको सबसे नीचे बना के हमको ये किया उन्होंने। तो इस तरह से ये ख्याल में रखो। अभी भी जब 1956 के बाद हम इतने स्ट्रांग होने जा रहे हुए कि हमारे घर में हर एक लड़के ने दृढ़ संकल्प किया था, जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, उनके बच्चों ने या उनके माँ बाप ने ये दृढ़ संकल्प किया कि
बच्चों को कोई भी हालत में पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षित करना है कोई भी हालत में। फिर उसके लिए समाज ने मदद किया, माँ बाप ने मदद किया, खेती बाड़ी बेची, मकान बेचे, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है, ये दृढ़ संकल्प किया। तो उस दृढ़ संकल्प के अनुसार हमारे बच्चे पढ़ने लगे। हर बच्चा, देहात का हो शहर का हो, हर बच्चा हमारा पढ़ने लगा। और उनके बच्चे पढ़ाई में नहीं आते थे। घर का काम करो, घर का व्यवसाय करो, घर की खेती करो। अरे उनके माँ बाप उसको पढ़ के क्या करना, अपने पास खेती है, बहुत कुछ है, इनके पास खेती नहीं करके पढ़ने जा रहे, हमारे खुद के व्यवसाय, हम क्यों पढ़ने जाए। इस तरह से कुछ लोगों ने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। हमारे बच्चे पढ़े 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 पढ़ करके जब हमारे बच्चे कलेक्टर बनके उस गांव में आए जहां पैदा हुए, उस तहसील में आए जहां वो पढ़े, तब लोगों ने उनका स्वागत किया। ये हमारा गांव का बच्चा है जिसको अछूत समझते थे। इस बच्चे को हम घर के अंदर तक आने नहीं देते थे। आज वही बच्चा तहसील कलेक्टर बनके आज हमारे सामने खड़ा है।